नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कल्याणपाल से। इससे पहले हम कनकपाल से लेके अजयपाल तक का कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कल्याणपाल से, जो अजयपाल जी के पुत्र थे। सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह इन्होंने ही लगाया था, ठीक है। कल्याण शाह भी इनका नाम आता है। तो लेकिन आयोग किसको मानता है? बलभद्र शाह को, जिनको बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी। तो आपको दोनों ही नाम आप याद रखने हैं। कल्याणपाल वो पहले शासक थे जिन्होंने शाह लगाया, लेकिन जिनको माना गया है वो बलभद्र शाह से ही एक्चुअल में माना गया है। तो थोड़ा सा विवादास्पद तथ्य है, तो आपको दोनों ही चीजें अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विजयपाल। विजयपाल एक पहला परमार वंशीय शासक था जिसने भोटिया यानी कि तिब्बत पर अटैक करा। एक्चुअल में दो ही काम रहते थे यहाँ पे मेन, एक तो तिब्बत से अटैक करना और दूसरा कुमाऊं में चंद राजाओं के साथ में युद्ध करना। बस यही दो थीम इनकी रही थी लास्ट तक। अब कवि देवराज के अनुसार भोट राजा को हराकर उसने अपना कर्जदार बना लिया। तो कवि देवराज के अनुसार विजयपाल जी की विजय होती है, लेकिन हर्षदेव तोड़ी के अनुसार विजयपाल जी हार जाते हैं। तो इनके बारे में कोई ज्यादा खास वर्णन है नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला परमार वंशी या पवार वंशी शासक कौन था? विजयपाल। सफल आक्रमण करने वाला वो आगे आएगा। दोनों ही बातें अलग अलग है। अब इसमें आते हैं हम सहजपाल जी का वर्णन आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका जो कार्यकाल है 1547 से लेके 1575 तक का टाइम पीरियड इनका है। और ये अकबर के समकालीन थे। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो दिल्ली में कौन इनके समकालीन है और दूसरा कुमाऊं में कौन इनके समकालीन है। तो ये ध्यान रखना दोनों बातें। तो अकबर का कार्यकाल क्योंकि काफी लंबा चला था 1556 से लेके 1605 तक, तो ये तीन परमार वंशीय राजाओं के टाइम पे आएगा, ठीक है। वैसे ही कुमाऊं का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। तो अकबर ने भारत पर एक छत्र राज किया, किंतु सहजपाल ने गढ़वाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखी। इसने अकबर की स्वाधीन अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। तो ये स्वाधीन रहा। कवि भरत ने इसीलिए मानोदय काव्य में, ये आप ध्यान रखना, मानोदय काव्य की रचना कवि भरत बार बार नाम आ रहा है, सहजपाल को राजनीतिक चतुर, संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला कहा। और रामायण प्रदीप जो एक रचना है, मैं सहजपाल को महाबली और विद्वानों का आश्रयदाता का। परमार वंश के दो ही सबसे बड़े स्रोत हैं, एक तो मानोदय काव्य और रामायण प्रदीप, ठीक है। तो क्या क्या कहा गया है किसमें, आपको ध्यान रखना है। मानोदय काव्य में इसको राजनीतिक चतुर, संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला, और रामायण प्रदीप में इसको महाबली और विद्वानों का आश्रयदाता कहा है। तो सहजपाल के समय अकबर के एक मनसबदार हुए थे हुसैन खां टुकड़िया। उन्होंने क्या करा, थोड़ी लूटपाट करी शिवालिक पहाड़ियों पे, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। एक इन राजाओं की स्वाधीनता का कारण ये भी होता है, जितने भी राजा थे ये स्वाधीन ही रहे मोस्टली, क्योंकि यहाँ आने का रास्ता दुर्गम था, कई बार बारिश के कारण, खराब मौसम के कारण। तो ज्यादातर राजा डरते थे अपनी सेना यहाँ भेजने में। आगे बढ़ते, इन्हीं के समय अकबर ने गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या भेजा? एक अन्वेषक दल भेजा, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना है, सहजपाल के टाइम में अकबर ने गंगा नदी के स्रोत का यानी उसके उद्गम का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था। और हुसैन खान टुकड़िया ने शिवालिक पहाड़ियों में लूटपाट करी थी। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इनके इनके विषय में, किनके विषय में? सहजपाल के विषय में 5 साक्ष्य, 5 अभिलेख मिलते हैं। 1548 में मिला, 58 में, 1560 का जो घंटा अभिलेख है घंटों पे लिखा हुआ, 1561 में वो भी घंटों पे लिखा हुआ था, 1500 जो मंदिर के घंटे होते हैं उन पे, 1573। अब अकबर के समकालीन पवार वंशी राजा, ये कार्यकाल ध्यान रखना है, 1556 से 1605 तक कौन है? 1556 से 1605 तक अकबर। और सहजपाल है 47 से 75 तक चलेंगे। फिर बलभद्र शाह आएंगे 75 से 91 तक, और राजा मानशाह आएंगे 91 से 1611 तक। तो तीन है, सहजपाल, बलभद्र शाह और राजा मानशाह। उसके बाद देव शर्मा नामक ब्राह्मण। अब देव प्रयाग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वर्णन है इतिहास में। कई राजा ऐसे होंगे जो यहाँ पे अपने प्राण को त्याग देंगे या तपस्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो एक बार इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने कठोर तप करा, उसी के नाम पे देव प्रयाग नाम पड़ा है।
देवप्रयाग में दशरथांचल पर्वत पर एक नक्षत्र वेधशाला है। तो नक्षत्र वेधशाला कौन से पर्वत पे है? दशरथांचल पर्वत पे देवप्रयाग। और अगस्त 1946 में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने करी? चक्रधर जोशी ने। कल भी मैंने फैक्ट बताया था लास्ट वीडियो में। अब देवप्रयाग के आसपास देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो नरसिंह पर्वत है, दशरथांचल पर्वत है, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम, ये तो बड़ा फेमस है। अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास कहा जाता है। उसके प्राचीन नाम ब्रह्मतीर्थ, इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग के ही नाम है। और हवेनसांग महाराज ने इनको क्या कहा था? ब्रह्मपुरी। ठीक है, चीनी यात्री हवेनसांग ने इनको ब्रह्मपुरी कहा था। और एक पर्वत है गृध्रांचल पर्वत या गृध्र पर्वत भी इसी को कहा गया है। देवप्रयाग में आपने सुना होगा एक प्लेठी का सूर्य मंदिर है। उसकी लोकेशन कहाँ पे? एक्चुअली 18 किलोमीटर दूर हिंडोल खाल नामक जगह पे। ठीक है, और एक है यहाँ पे कोवे नहीं आते। तो कोवे किस जगह पे नहीं आते? देवप्रयाग। ये कुछ श्राप मिला हुआ था पौराणिक कथाओं में। 2 कुंड है देवप्रयाग में, विशिष्ट वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड। तो ये देवप्रयाग का मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसकी स्थापना पंडित देव शर्मा ने करी थी। वर्तमान स्वरूप जो दिया शंकराचार्य ने इनको दिया था। जय कीर्ति शाह की मृत्यु जो होगी, आगे पढ़ेंगे, वो देवप्रयाग में ही होगी। जय कीर्ति शाह की मृत्यु और उनकी पत्नियों का जो मठ बना हुआ है वो वहीं पे है। सबसे पहले 1455 में राजा जगतपाल का ताम्रपत्र मिला और सहज और मानशाह का भी अभिलेख यहाँ से मिला। 1803 में जो भूकंप से नदियां मंदिर जो है वो नष्ट हो गया, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कराया बाद में ग्वालियर राजघराने के दौलत राम सिंधिया द्वारा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आता है 43वें राजा बलभद्र शाह। इनको एक्चुअल में शाह की उपाधि मिली थी, जो आयोग और परीक्षा वाणी में भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों इसी बात पर अग्री करते हैं। कुछ कुछ बुक में कल्याण पाल को कल्याण शाह के रूप में दिखाया गया, लेकिन सर्वमान्य जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है। तो 1575 से 91 तक अब इसके शासनकाल में अब इसको कुछ नाम दिया गया है। एक तो बलराम शाह, राम शाह और बहादुर शाह। ठीक है, अकबरनामा में इसके नाम का जो जिक्र है वो राम शाह के नाम से। बहुत ताकतवर था ये बलभद्र शाह, इसने भारी द्वार उठा लिया। तो कवि देवराज ने इनको क्या किस नाम की उपाधि दी? क्या कहा इनको? इनको कहा भीम सिंह। ठीक है, ये भी स्वतंत्र शासक था। अब इसके टाइम में क्या हुआ, ये कहानी है कि शाह की उपाधि किसने दी, इस पे भी विवाद है। शाह की उपाधि कुछ इतिहासकार मानते हैं अकबर ने दी और कुछ बहलोल लोधी मानते हैं। तो एक इसके टाइम की कुछ घटनाएं हैं। सबसे पहले आप मैप को देख लेते हैं। बलभद्र शाह कहाँ पे है? गढ़वाल में। और इसके समकालीन कुमाऊं में कौन है? रुद्रचंद। ठीक है, बलभद्र आप नाम से भी ऐसे भी याद रख सकते हो, इसमें भी द्र और इसमें भी द्र, तो रुद्र और बलभद्र। फिर आगे इनकी संतानें चलेंगी समकालीन। और दिल्ली में कौन बैठा है? अकबर। ठीक है, तो बलभद्र शाह के समय में दिल्ली में अकबर है और कुमाऊं में राजा रुद्रचंद है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दूत भेजने की प्रथा जो स्टार्ट करी सबसे पहले, वो राजा बलभद्र शाह ने ही करी थी, दूत भेजने की प्रथा। बाद में एमसीक्यू का सेट लगाएंगे हम। और सबसे पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की और उसके बाद ये परंपरा बन गई। शाह की उपाधि इसके बाद परंपरा बनी। अब इसमें 2 स्टोरी है। पहली स्टोरी तो ये है, देख लेते हैं। गढ़वाल के दक्षिण और तराई क्षेत्र में अकबर के राजद्रोही आकर छिप जाते थे। अकबर के जो राजद्रोही थे वो आकर छिप जाते थे और बलभद्र शाह उनको अकबर को सौंप देता था। तो अकबर ने खुश होकर उनको शाह की उपाधि दी। एक स्टोरी तो ये है। लेकिन दूसरी स्टोरी क्या है? बलभद्र शाह का एक दरबारी वैद्य था बर्तवाल ठाकुर। उसने अकबर के दरबार में एक स्त्री का टिपिकल ट्रीटमेंट करा था। ठीक है, वो किसी पे ठीक नहीं हो पा रही थी उसकी कोई बीमारी, तो कोई फोड़ा था शायद, वो ठीक करा उसने बर्तवाल ठाकुर ने। तो उसने प्रसन्न होके देखा कि किसके दरबार में है ये, तो बलभद्र शाह, बलभद्र जी के, तो उनको शाह की उपाधि दे दी। लेकिन इन दोनों कहानियों को आयोग और परीक्षावाणी नहीं मानते, वो सिर्फ बहलोल लोधी को मान के बैठे कि बहलोल लोधी क्या है, उसी ने इसको शाह की उपाधि दी। लेकिन यहाँ से कंडीशन ये है कि अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो मैच नहीं करेगा बहलोल लोधी जो लोधी राजवंश है उनका और यहाँ इनका, ये इनका टाइम पीरियड बिल्कुल मैच नहीं करेगा। लेकिन आपको ये फैक्ट की तरह याद रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास में विवादास्पद हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद ग्वालदम का युद्ध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैप को समझ लेते हैं। बलभद्र शाह यहाँ है, इनके 2 पुत्र होंगे आगे, मानशाह और महिपति शाह। ग्वालदम नाम की एक जगह पड़ती है
कहाँ पे? ये बधानगढ़ के पास पड़ेगी, चमोली बागेश्वर की सीमा पे, यहाँ पे ग्वालदम। अब बलभद्र शाह के समय कुमाऊं में शासक कौन है? रुद्रचंद। इनमें आपस में हमेशा कुछ एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के हमेशा इनमें विवाद रहे हैं। और रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषपंत या पुरखुपंत। तो इन दोनों में, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में विवाद था। ठीक है, इनके युद्ध की जगह निश्चित हुई ग्वालदम। तो बागेश्वर में कुछ बचे खुचे कत्यूर राजा, जिसमें सुकाल देव भी एक था, शासन कर रहे थे। इससे पहले हमने कैंतुरा का वर्णन पढ़ा था अजयपाल के समय में। तो ये भी अपना छुटपुट एक युद्ध में भाग ले लिया करते थे। तो इनको लगा कि बलभद्र शाह क्योंकि पावरफुल था उस टाइम पे, कि बलभद्र शाह तुम्हें भी उड़ा देगा, तो इन्होंने पहले ही जाके बलभद्र शाह के साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। तो सुकाल देव बलभद्र शाह की तरफ हो गया। सुकाल देव किसकी साइड हो गया? बलभद्र शाह की तरफ हो गया। तो अभी ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता था। इसने क्या काम करा, जो रुद्रचंद की सेना आ रही थी युद्ध में भाग लेने, तो उनको, उनका जो राशन पानी था वो इसने रोक दिया। सुकाल देव ने उनका खाना पीना, राशन पानी जो था उसको रोक दिया। अब सेना कमजोर पड़ गई, और इस कारण अगर वो जीतते भी तो उनकी हार निश्चित हो गई, क्योंकि राशन पानी उनका बंद हो गया। तो इस तरह बलभद्र शाह जीत जाता है। ठीक है, बलभद्र शाह जीत जाता है। और इसमें इसका एक सेनापति, रुद्रचंद का सेनापति पुरखुपंत या पुरुषपंत मारा जाता है। अब इस हार का बदला लेने के लिए बैजनाथ युद्ध होगा। ठीक है, बागेश्वर में बैजनाथ युद्ध होगा, और उसमें रुद्रचंद क्या करेगा? सबसे पहले इसी को उड़ाएगा, सुकाल देव को ही। तो इस युद्ध में सुकाल देव मारा जाता है। किस युद्ध में? बैजनाथ युद्ध में। अब ग्वालदम का ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसकी तिथि देख लो। 1581 बाय वॉल्टन ने दिया, और शिव प्रसाद डबराल ने 1590 to 91। इन दोनों ही डेट को आपको ध्यान रखना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों विवादास्पद चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो ऑप्शन में आ जाए। अगर आ गया तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। तो ग्वालदम और बैजनाथ का युद्ध हमने पढ़ लिया। अब इसमें देख लेते हैं क्या कहानी लिखी है, कि बलभद्र शाह और कुमाऊनी शासक रुद्र शाह के बीच ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध भी इसी को कहते हैं, का युद्ध हुआ। जिसमें कत्यूर शासक सुकालदेव ने अपने राज्य जाने के भय से रुद्रचंद के डर के कारण बलभद्र शाह से संधि कर ली। अब सुकालदेव रुद्रचंद को तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा सा शासक था। उसने उसका राशन जरूर रोक दिया, जिसके कारण क्या हुआ? रुद्रचंद की हार हो जाती है, और सुकालदेव उसका कारण बनता है। इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत या पुरखुपंत मारा गया। इसकी मौत से कुपित होकर बैजनाथ के युद्ध में रुद्रचंद ने बदला लिया, और पहले सुकाल देव को ही टपका दिया। अब आगे चलकर क्या हुआ? बलभद्र शाह की दो संतानें थी, एक तो मानशाह और एक महीपति शाह। महीपति शाह वो शासक है जो सबसे उम्रदराज शासक बनेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मानशाह पढ़ेंगे। मानशाह को शासक बनाया गया बलभद्र शाह के जस्ट बाद, और उसके बाद शामशाह के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं राजा मानशाह 1591 और 1611, यानी कि ये भी अकबर के टाइम में ही था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अकबर के बाद, अकबर तो उस समय वृद्ध हो चुका था, तो मुख्यतः आप जहांगीर को पढ़ोगे। मानशाह के समय में मुख्यतः जहांगीर, और कुमाऊं में रुद्रचंद का पुत्र लक्ष्मी चंद आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहांगीर और लक्ष्मी चंद। अब मानशाह 44वां राजा था, बलभद्र शाह का पुत्र। तो इसके बारे में स्रोत कहाँ से मिले? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से शिलालेख मिला 1608 और 10 में। विलियम फिंच, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से, विलियम फिंच नाम का एक नील व्यापारी था, ये विलियम फिंच, ठीक है, मुगल दरबार में आया था, जहां जहांगीर शासक था उस टाइम पे। उसने बताया, फिंच ने मानशाह के विषय में लिखा, मानशाह इतना धनवान था कि भोजन में स्वर्ण बर्तनों का प्रयोग करता था। मतलब इकोनॉमिकल स्थिति उस समय पे बढ़िया थी। तो द अर्ली ट्रेवल्स एक बुक है विलियम फोस्टर की, जिसमें फिंच के बारे में बताया गया है। तो इन सब ने मानशाह के विषय में बताया। फिर रामायण प्रदीप, जो मेधाकर शास्त्री की बुक है, उसमें भी इन्हीं का वर्णन है। मानोदय काव्य, जो सबसे फेमस है, पंवार वंश का ऐतिहासिक काव्य, जो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो मानशाह का दरबारी कवि था कौन? भरत, कवि भरत। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था। तो ये वो मानशाह है जिनके दरबारी कवि हैं भरत। यह कुछ समय जहांगीर के दरबार में ज्योतिष भी रहा, तो जहांगीर ने ज्योतिक राव इसका नाम दिया था, किसका? कवि भरत का। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद ये तो हो गया, फिंच ने इसका वर्णन करा था। ठीक है, इसके बाद राजा मानशाह के बारे में विशेषता पढ़ते हैं क्या हुआ।
तो राजा मानशाह कहाँ, गढ़वाल में शासक है। तो सबसे पहला सफल आक्रमण जो तिब्बत यानी दापा पर करा वो मानशाह के समय में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि अटैक जो करा विजयपाल ने करा, लेकिन वो सफल हुए नहीं हुए इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे सफल आक्रमण मानशाह का माना जाता है दापा तिब्बत पे। और उस समय जो राजा थे वो थे काकोवा मोर। काकोवा मोर को इजीली हरा देता है मानशाह। अब हारने के कारण उसको क्या करना पड़ता है, मानशाह 1000 स्वर्ण कलश उसको देगा, चौसिंगिया मेढ़ा देगा और वार्षिक कर देना स्वीकारेगा। ठीक है, बाद में मानशाह उस सारी चीज को मंदिर में रामायण प्रदीप में वर्णन आता है कि मानशाह गौरी मठ में इसको दान दे देता है, जो भी सब कुछ काकोवा मोर से उसने उड़ाया था वो दान दे देता है। इसके बाद मानशाह जो है इसके 3 सेनापति थे, खतड़ सिंह, नंदी और भृंगी। मानशाह के 3 सेनापति थे, खतड़ सिंह, नंदी और भृंगी। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे इसके बारे में। मानवोदय काव्य में भरत कवि ने मानशाह को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेजस्वी और दान देने में राजा बलि और कर्ण से अधिक कीर्तिवान बताया है। किसने, मानवोदय काव्य में। तो इनकी बात में दम हुआ करता था, कवि भरत को हल्के में मत लेना, इनको ध्यान रखना कि किसको इसने क्या कहा। ग्वालदम युद्ध के बाद बलभद्र शाह का जो एक सेनापति था सूरज रंगवाल, वो रुद्रचंद ने अपने में मिला लिया। तो जिस पर बलभद्र शाह और रुद्रचंद में बहुत खींचातानी हुई, विवाद हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद बलभद्र शाह भी चल बसे और रुद्रचंद भी चल बसे। उधर लक्ष्मीचंद आए, इधर मानशाह आए। ठीक है, तो लेकिन जो उनके पिताओं के, जो उनके फादर्स के बीच में युद्ध तनातनी थी वो संतान में भी रहेगी। तो मानशाह और लक्ष्मीचंद के पुत्र जो है, सॉरी, रुद्रचंद के पुत्र जो लक्ष्मीचंद है और मानशाह, इन दोनों में फिर से आपस में विवाद हो जाएगा इसी बात को लेकर। तो लक्ष्मीचंद क्या करेगा, जिसको लखलू बिराली भी कहा गया है, वो 6 आक्रमण करता है 1597 से 1602 के बीच में, लेकिन वो कमजोर शासक था, मानसा से बुरी तरह हार गया। और जिस दुर्ग से वो अटैक करता था हमेशा, उसको सियालगढ़ या गीदड़गढ़ कहा गया है। तो लक्ष्मीचंद ने 6 फेलियर अटैक कर दिए। अब देखते हैं लक्ष्मीचंद क्या करता है। अब 7वां आक्रमण करता है लक्ष्मीचंद पैनोगढ़ या पैन दुर्ग में। ठीक है, पैनगढ़ का युद्ध भी इसको कहते हैं। ठीक है, या पैनोगढ़ का युद्ध। 7वां आक्रमण जब वो करेगा तो इसमें भी वो हारता है और लक्ष्मीचंद का नाम पड़ जाएगा लखुली बिराली या भीगी बिल्ली। ठीक है, इसको क्योंकि ये जहांगीर के समकालीन थे तो जहांगीर की चापलूसी भी किया करता था, इस कारणवश भी इसको शायद लखुली बिराली कहा गया है। तो ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल पूछ चुका है पहले। इस युद्ध का वर्णन मानवोदय काव्य में मिलता है। इस युद्ध में जो सेनापति थे नंदी और भृंगी थे। किसके सेनापति, मानशाह के। ठीक है, मानशाह के जो सेनापति थे नंदी और भृंगी थे। इस एक और मैंने आपको बताया था ऊपर सेनापति 3 थे, खतड़ सिंह, उसके बारे में भी वर्णन आएगा। तो लक्ष्मीचंद ने 8वां आक्रमण करा। अब उससे पहले 7 युद्ध जब हार चुका था तो वो परेशान हो गया और पंडित जी के पास पहुंचा। उसने कहा कि कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा बताओ कि मैं ये युद्ध पक्का जीत जाऊं। तो उसने दान दिया, धर्म कर्म करा काफी, और 1605 के लगभग अपने सेनापति गेंडा बिस्ट को लेके वो चला गया युद्ध भूमि में। इस युद्ध में उसने क्या करा, थोड़ी परफॉर्मेंस पहले से बढ़िया रही, लूटपाट करा और मानशाह के सेनापति खतुड़ सिंह को मारने में वो सफल हो जाता है। तो इन्हीं की याद में कुमाऊं में खतड़ू त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, खतड़ू त्योहार इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और किसने मारा इनको, गेंडा बिस्ट ने मारा था। इसमें घास फूस लकड़ियां जलाई जाती हैं इस खतड़ू त्योहार। लेकिन यहाँ पे फिर से विवाद आया। इतिहासकारों का मत है कि यह त्योहार इस युद्ध के बहुत पूर्व से मनाया जाता है। यह गाय को समर्पित है। अश्विन मास की संक्रांति को 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोनों फैक्ट ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मानशाह के 3 सेनापति थे, उसमें से एक था खतड़ू सिंह। खतड़ू सिंह को गेंडा बिस्ट ने मार दिया। गेंडा बिस्ट कौन था, सेनापति था लक्ष्मीचंद का। कुछ 1-2 फैक्ट और कि मानशाह ने श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी किनारे मानपुर शहर बसाया। तो मानपुर किसने बसाया, मानशाह ने। कहाँ पे है, पौड़ी में, श्रीनगर के पास। जीतू बगड़वाल ने अपने पवाड़े में खुद को मानशाह का फौजदार बताया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बलभद्र शाह का एक बार वो देख लेते हैं, फैमिली का पूरा चार्ट।
बलभद्र शाह के पुत्र हुए मानशाह और एक है महिपति शाह। अभी महिपति शाह रेस्ट पे हैं, उनको राजा नहीं बनाया गया, तो मानशाह को प्रायोरिटी दी गई। अब उनके पुत्र होंगे शामशाह और धामशाह। शामशाह की 60 बीवियां होंगी, ये आगे वर्णन आएगा इसका। और इसके पुत्र होंगे दुलाराम शाह। इनका स्पष्ट वर्णन कुछ नहीं है, तो इनका फैमिली बैकग्राउंड देखना है आपके पास, ये आपको एक बार। और महिपति शाह, महिपति शाह की रानी थी कर्णावती और पुत्र थे पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह के पुत्र होंगे आगे मेदिनी शाह और फिर फतेहपति शाह। तो इनका चार्ट है, आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो ये यहाँ पे डाल दिया गया। अब मानशाह के पुत्र शामशाह गद्दी पे बैठे, ठीक है, शामशाह गद्दी पे बैठे। ये 45वें और परमार या पमार वंशीय शासक रहे हैं। उनका टाइम पीरियड है 1611 से 31 तक, तकरीबन 20 साल इन्होंने शासन करा। इनको गढ़वाल का तुगलक कहा गया, या स्वेच्छाचारी या घमंडी या संगी। क्यों थे ये स्वेच्छाचारी घमंडी संगी, अभी सामने आएगा। एक बार मैप को समझ लेते हैं। तो राजा शामशाह गद्दी पर बैठ चुके हैं गढ़वाल की। कुमाऊं में इनके समकालीन कौन थे? इससे पहले कौन थे? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के भाई थे एक तिरमलचंद, ठीक है। लक्ष्मीचंद और तिरमलचंद दो भाई थे, रुद्रचंद की दो संतानें। अब लक्ष्मीचंद के पुत्र दिलीप चंद अयोग्य थे, उनके पुत्र विजयचंद थे तो वो भी अयोग्य ही, तो उनको कम उम्र में शासक बना दिया गया। तो ये इनके समकालीन रहे। अब विजय चंद जब अयोग्य हैं तो इनके 3 मंत्री शकराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गोसाई वो मुख्यतः शासक करेंगे, और मौका मिलते ही विजय चंद को निपटा भी देंगे, ठीक है। और उसमें इनका साथ कौन देगा? इसके विजय चंद के चाचा तिरमल चंद। तिरमल चंद इसको निपटाने में सहायता देंगे, और डर के कारण फिर तिरमल चंद का जब भेद खुल जाएगा तो वो गढ़वाल भाग जाएंगे। इसको हम अभी आगे देखते हैं। राजा मानशाह के पुत्र शामशाह के समय में काकोवा मोर पुनः गढ़वाल से उत्तरी भागों में लूटपाट करता है, तो शामशाह को उसके साथ युद्ध करना पड़ा। तो काकोवा मोर के साथ में वापस जाएगा और तिब्बत में दापा अभियान के तहत उसको युद्ध में उसके साथ युद्ध करेगा। तो शामशाह को उसके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें हार के बाद काकोवा मोर को क्या क्या देना पड़ा? टैक्स, चंवर गाय, जिसको पवित्र गाय या ऋषि गाय भी कहा गया है, यहां से भी क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद भी शामशाह ने महल जलाया, तिब्बत का एक गांव भी, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी तुलना तुगलक से करी है, ठीक है भाई। जब उसने टैक्स देना वसूली लिया, इतनी सारी चीजें दे दी, तो फिर महल क्यों जलाया? तो इसलिए उसको संकी यानी कि गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। राजा विजयचंद एक अयोग्य राजा था, जिसका पूरा कामकाज त्रिमूर्ति शकराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गोसाई देखा करते थे। तो विजयचंद पूर्णतः अयोग्य शासक था, भांग के नशे में चूर रहता था। तो मौके का फायदा उठाया और त्रिमूर्ति ने मिलकर इसको निपटा दिया। इसमें लक्ष्मी चंद के जो पुत्र यानी कि इसके चाचा विजयचंद के चाचा तिरमल चंद का पूरा सहयोग था। अब जैसे ही राजा निपटा तो जनता में आक्रोश फैला कि भाई क्यों मरा वो। अब किसी ने भेद खोल दिया तिरमल चंद का, तो तिरमल चंद जनता के भय से कि उसकी मॉब लिंचिंग ना कर दे, वो गढ़वाल पहुंचा और शामशाह के दरबार में पहुंचा, उसने शरण ली। तो ऐसी घटना पहली बार मिलती है कि किसी चंद वंशीय राजा के प्रति गढ़वाल में प्रेम या सद्भावना दिखाई जाए। तो शामशाह ने उसको शरण ली। तो पहला चंद्रवंशीय शासक कौन है जिसने गढ़वाल में जाके शरण ली? वो है तिरमल चंद। अब शामशाह की हेल्प से तिरमल चंद को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया। गद्दी पर बैठते तिरमल चंद त्रिमूर्ति को मरवाएगा सबसे पहले। अब क्या करेगा? तिरमल चंद त्रिमूर्ति को मरवाएगा, यानी कि उसको खतरा हो जाएगा कि जो विजय चंद को मार सकते हैं वो तुझे भी तो मार सकते हैं। शामशाह और जहांगीर, जहांगीर और शामशाह के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध देखे गए हैं। तुजू के जहांगीर, जो जहांगीर का पूरा बायोग्राफी है, उसमें इसका वर्णन श्याम सिंह आता है। दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण बताए गए हैं। पहली भेंट जो शामशाह और जहांगीर की हुई वो वैशाख अप्रैल में 1621 में हुई। अब 21 में 57 साल जोड़ दो तो विक्रम संवत क्या बैठेगा? 78। जहांगीर ने शामशाह को एक घोड़ा और एक हाथी भी भेंट करे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। शामशाह के गुरु कौन थे? गुरु शंकर थे। उनकी एक रचना थी वस्तु शिरोमणि, ठीक है। ये बागवानी के शौकीन थे। कौन? शामशाह। शामशाह बागवानी के शौकीन थे और सामाशाही बागान श्रीनगर में इन्होंने बनवाया। अब शामशाह के समय आने वाले पादरी, ये यहाँ से आपको कुछ चीजें ध्यान रखने हैं कि इनके टाइम पे कौन कौन पादरी आए। वो क्या करते थे? ईसाई धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए पादरी तिब्बत जाया करते थे गढ़वाल होते हुए, ठीक है। तो कौन कौन थे एक बार देख लेते हैं। 1624 पुर्तगाली पादरी एंटोनिया दे अंद्रादे
सर्वप्रथम श्रीनगर पहुंचे। एंड्राडे भी इनका नाम है, ठीक है। इसके साथ अन्य साथी भी आए, जिसके प्रमुख थे फादर मैनुअल मार्क्स। तो सबसे पहले कौन आए? पादरी एंटोनिया दे अंड्राडे, ठीक है। 1625 में अंद्रादे दूसरी बार श्रीनगर होते हुए तिब्बत पहुंचा और 11 अप्रैल 1626, जो अजय रावत जी के अकॉर्डिंग डेट है ये, मंडी तिब्बत में एक चर्च की स्थापना करी, ठीक है। अंद्रादे ने तो चर्च की स्थापना कब करी? 1626 में, और उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? शामशाह। 1631 एंटोनिया अंद्रादे ने एक दल तिब्बत यात्रा पर भेजा, जिसमें अजेवेडो पादरी शामिल था। जब यह दल श्रीनगर पहुंचा तो श्रीनगर में शामशाह के साथ उसकी 60 रानियां, ठीक है। जब ये दल जो पूरा था तीसरी बार गढ़वाल पहुंचा तो शामशाह के साथ उसकी 60 रानियों की चिता भी जल रही थी। तो ये डेट कौन सी थी? 30 जुलाई 1631, ये ध्यान रखना। तो 30 जुलाई 1631 को जब ये दल पहुंचा श्रीनगर, तो उस समय शामशाह और उसकी 60 रानी जो थी उनकी चिताएं जल रही थी। तो शामशाह की जो मृत्यु हुई वो 30 जुलाई 1631 को हुई। शामशाह की मृत्यु 30 जुलाई 1631 अजेवेडो के अनुसार, अजेवेडो का जो यात्रा वृत्तांत है उसके अनुसार 30 जुलाई 1631 अलकनंदा नदी में डूबने से मौत हुई, ये भी वर्णन आता है, ठीक है। उसके बाद 60 रानियां खुद ही सती हो जाती है, तो ये वर्णन आता है कि अलकनंदा नदी में डूबने के कारण शामशाह की मृत्यु हो जाती है। रामायण प्रदीप रचना और हर्षदेव रतोड़ी के अनुसार शामशाह निसंतान था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दुलाराम शाह एक इसका पुत्र था जो बचपन में ही मर गया था। तो दुलाराम शाह के बारे में जब बचपन में मर गया तो इसलिए कोई काम आगे नहीं आया, तो इतिहासकारों ने यह वर्णन करा है। सिलसारी दानपत्र, सिलसारी दानपत्र में भूमि दान का उल्लेख है। इस दानपत्र में लिखा गया है कि शामशाह ने सिलसारी नामक ग्राम में भूमि का एक अंश दान दिया, किसको? शिवनाथ जोगी को। तो सिलसारी दानपत्र में किस चीज का वर्णन है? भूमि दान का उल्लेख है, किसके द्वारा? शामशाह के द्वारा। किसको? शिवनाथ जोगी को। केशोराय मठ का निर्माण शामशाह के समय में ही महिपति शाह उच्च पद पर, यानी उसके जो चाचा थे वो उच्च पद पे आसीन थे, और इन्होंने 1625 में श्रीनगर में केशोराय मठ की स्थापना करवाई। सत्यनाथ मंदिर का निर्माण, देवलगढ़ सत्यनाथ मंदिर भित्ति लेख शामशाह के समय का है। इस लेख के अनुसार प्रभातनाथ तीर्थ ने सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। प्लेग महामारी 1626 से 1624 तक 8 वर्ष तक यहाँ चली प्लेग महामारी। तो शामशाह ने शत्रुओं को जीतकर दक्षिण में मंगलोर नगर तक अपनी सीमा स्थापित कर ली। ये भी एक फैक्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। इसके बाद गौरभंजन महिपति शाह, तो ये इनको उपाधि दी गई थी गौरभंजन की, और कौन थे वो राजा? महिपति शाह। 1631-34 में, यानी हम क्या पढ़ रहे थे? बलभद्र शाह की ब्रांच थी, उसके पुत्र हुए मानशाह, फिर उसके बाद शामशाह, और मानशाह के भाई थे महिपति शाह। तो अब क्योंकि शामशाह का ब्रांच आगे खत्म हो गया, 60 रानियों ने उसकी सती होगी, उसके पुत्र बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो महिपति शाह पे आएगा शासन, जो कि उस समय उच्च पद पे आसीन था। अब दिल्ली में इनके समकालीन थे शाहजहां, ठीक है। महिपति शाह और शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो नंबर कौन सा है इनका? 46। राजा बलभद्र शाह के पुत्र, जैसा कि हमें पता ही है, सबसे उम्र दराज राजा बने थे ये 48 वर्ष की आयु। और जब भी राजा बने तो इन्होंने पूरा पूरा एकदम अटैक कर दिया, 3 साल तक लगातार ये युद्ध में ही संलिप्त रहे। और इस बात का वर्णन आता है, तिब्बत पर 3 बार अटैक करा इन्होंने। अर्ली जैसू ट्रेवल इन सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और इसके राइटर कौन थे? वेसल्स। इसी कारण मूलाराम ने इनको महाप्रचंड भुजदंड भी कहा। मुस्लिम लेखकों ने महिपति को अखंड राजा कहा, क्योंकि शाहजहां ने अपनी ताजपोशी में इन्हें आमंत्रित करा, लेकिन महिपति शाह ने मना कर दिया। और ये आगे ये वाली चीज इनके पुत्रों के साथ में मुगलों के विवाद का कारण भी बनेगी, क्योंकि ये शाहजहां की ताजपोशी में नहीं गया था। अखंड राजा भी इसको कहा गया इसी कारण। तो इसके 3 सेनापति थे, 4 सेनापति थे। पहला माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बनवारी दास और बर्तवाल भाई। तो ये काफी वीर थे चारों, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी को भड़ भी कहा गया है, काफी वीर थे।
महिपति शाह कर्णावती और पृथ्वीपति शाह में के समय अपनी सेवाएं दे गए। उसके बाद रिखोला, लोधी रिखोला जिसको भी भड़ कहा गया, ये पौड़ी के निवासी थे। इनके पिता का नाम था भौसिंह रिखोला और इनका उपनाम था गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम। किसको कहा गया? लोधी रिखोला को। उसके बाद बनवारी दास आते हैं और बर्थवाल भाई, जिसमें एक भाई का डेटा दिया गया है भीम सिंह बर्थवाल, बाकी दूसरे का डेटा नहीं पता। और इनके गांव का नाम है जो बर्थवाल भाई यानी कि किसके सेनापति थे? महिपति शाह के, उनके गांव का नाम है रडुआ, रडुआ गांव। अब मैप को देख लेते हैं। महिपति शाह सबसे पहला काम इनका क्या हुआ करता था? दापा यानी तिब्बत पर अटैक करना, तो वहां भेजेंगे एक व्यक्ति को। फिर इनका काम दूसरा क्या होता था? कुमाऊं में अटैक करना, जहां तिरमल चंद अभी बैठे थे। तीसरा काम इनका दिल्ली के साथ में कभी दोस्ती कभी इनके साथ में तकरार चलती रहती थी। तो दिल्ली में कौन थे? शाहजहां। अब इन्होंने हिमाचल प्रदेश यानी कांगड़ा में भी अभियान स्टार्ट कर दिया महिपति शाह ने, इसलिए इनको गौरवभंजक कहा गया, क्योंकि इन्होंने ज्यादा युद्ध करे। 48 साल की उम्र में बैठे और तभी 3 वर्ष तक इन्होंने लगातार युद्ध अपने स्टार्ट कर दिए। तो जब इन्होंने अपने तिब्बत अभियान में माधो सिंह भंडारी को भेजा 1632 में उत्तर अभियान में, फिर सिरमौर हिमाचल प्रदेश में इन्होंने किनको भेजा? लोधी रिखोला को पश्चिम अभियान में। तो पश्चिम अभियान में लोधी रिखोला को भेजा यानी हिमाचल प्रदेश सिरमौर। वहां का शासक उस समय था करम प्रकाश। तो लोधी रिखोला काफी बहादुर सेनापति था इसका। तो रिखोला ने करम प्रकाश को बुरी तरह से हरा दिया और सिरमौर के जो कुछ गढ़ थे जैसे कालसी, विराटगढ़, इनको जीत लिया। अब वहां पे हाहाकार मच गई। अब इसके बारे में क्या होता है कि कुछ महिलाएं और पुरुष मिलकर शपथ लेते हैं। महिलाएं कहते हैं कि हम अपने घाघरे का जो नाड़ा है वो तब तक नहीं बांधेंगे जब तक हमारे यहाँ लोधी रिखोला जैसा दूसरा वीर पैदा नहीं हो जाता। तो ये शपथ महिलाओं ने ली थी जब सिरमौर विजय करी थी। किसने? लोधी रिखोला ने। पुरुषों ने शपथ ली थी कि हम खुली छत के नीचे ही सोएंगे जब तक हमारे यहाँ कोई लोधी रिखोला जैसा योद्धा पैदा नहीं हो जाता। तो ये तो बात आती है लोधी रिखोला के बारे में। अब माधो सिंह भंडारी दापा में जाएंगे, छपरांग में, और इस अभियान को जीत लेंगे 1632 में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। बाद में महिपति शाह इसी को ही मरवा देगा, लोधी रिखोला को ही मरवा देगा। अभी पूरी कहानी सुनते हैं। रिखोला लोधी पर गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी द्वारा लिखा गया उत्तर अभियान पर 1632 में माधो सिंह भंडारी को दापा भेजा गया। दापा तिब्बत अभियान के तहत सैनिकों के भोजन बनाने में क्या होता था? 16 ब्राह्मण रखे गए। भोजन बनाने के लिए 16 ब्राह्मण रखे गए और ये इनके लिए विशेष कानून हुआ करते थे कि बिना सिले कपड़े, हाथ पैर धो के सब कुछ। तो ठंड का समय था क्योंकि तिब्बत में वैसे ही उस समय ठंड थी। तो ठंड के कारण जब सैनिक आते थे तो वो तुरंत नहाने जाते थे, फिर नहाने जाकर कपड़े बिना सिले पहनते थे। तो इस समय पे क्या हुआ? उन्हें ठंड के कारण 16 ब्राह्मण बहुत सारे मारे गए। अब माधो सिंह भंडारी ने सुझाव दिया फिर किसको? महिपति शाह को, कि आप थोड़ा सा इसमें रियायत करो, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत करो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अब इनको बार बार नहाने की जरूरत नहीं थी, पूरे कपड़े पहनो, आराम से रोटी वगैरह बनाओ। कुछ समय बाद भंडारी दापा का प्रशासन ब्रतवाल ब्रदर्स, ये तलवारबाज थे बहुत तकड़े वाले, इनको देकर वापस गढ़वाल आ जाता है। दापा के शासक को जब ये बात पता चलती है तो वापस से अपनी सेना भेजकर ब्रतवाल ब्रदर्स पर अटैक कराएंगे और ये काफी वीरता पूर्वक लड़ते हैं ब्रतवाल ब्रदर्स। तो इस युद्ध में ये मारे जाते हैं। तो ब्रतवाल ब्रदर्स की तलवारें दापा घाट के बौद्ध टेम्पल में अब भी रखी गई है। काफी अच्छे तलवारबाज थे। माधो सिंह भंडारी का बायोडेटा देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम उदीना था, पुत्र का नाम गजय सिंह था और पिता थे सोनबाल कालो भंडारी, अर्थात स्वर्णिम विजेता इनको मानशाह ने उपाधि दी थी। तो इनका जन्म हुआ था मलेथा गांव टिहरी में। किनका? माधो सिंह भंडारी का। और इनकी मृत्यु हुई विशहर तिब्बत में क्योंकि वहीं पे अभियान में स्पेशलिस्ट थे तिब्बत में। और पश्चिम अभियान यानी कि हिमाचल प्रदेश में किसको भेजा था? लोधी रिखोला को। इसको तो महिपति शाह खुद ही उड़वाएंगे भी। छोटा चीनी युद्ध यानी तुमुल युद्ध में माधो सिंह भंडारी मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं। गौरवभंजक प्लस 16वीं सदी का पहला इंजीनियर। अच्छा, पहला इंजीनियर किसको कहा गया? माधो सिंह भंडारी को भी कहा गया है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा गया।
श्री रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वारा रजत पत्र अभिलेख में माधो सिंह भंडारी के दूसरे पुत्र गजे सिंह और उनकी पत्नी मथुरा वैराणी और पौत्र अमर सिंह का भी उल्लेख है। तो ये यहाँ से तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको इसी के बारे में मोटी मोटी बातें याद रखनी है माधो सिंह भंडारी की। महिपति शाह द्वारा लोधी रिखोला को क्यों मरवाया जाएगा, आप देखते हैं। एज वी नो, लोधी रिखोला ने हिमाचल सिरमौर तक अपना यश फैला दिया और तगड़ा हाहाकार मचा दिया। तो महिपति शाह के कुछ दरबारी उससे जलने लगे और महिपति शाह के कान भरने लगे लोधी रिखोला के खिलाफ कि ये इतना प्रतापी है, एक ये आपको भी सिंहासन से हटाने की, मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो इस डाउट में, इस संदेह में महिपति शाह ने क्या किया, लोधी रिखोला को धोखे से मरवा दिया। लेकिन था तो वो पूरा इसका भक्त। अब इस बात से कुपित होकर उसकी माँ यानी लोधी रिखोला की माँ महिपति शाह को श्राप देगी कि जा तू और तेरा राज्य इसी तरह नष्ट होगा। तो ये गलत काम हुआ था महिपति शाह से। इसके बाद इसका प्रायश्चित भी उस बाद में करने जाएगा। और दूसरा काम हुआ कि हरिद्वार कुंभ में 200-400 नागा साधुओं को भी महिपति शाह ने मरवा दिया। तीसरा काम होगा गलत कि जो ऋषिकेश में भरत मंदिर है उसमें भरत की एक आंख निकलवा दी। तो इन तीनों मंदिरों, अब ये आंख क्यों निकलवाई, क्योंकि जब ये सारे काम करने के बाद गया तो नेगेटिविटी काफी हो गई और जब उसकी तरफ, भरत की मूर्ति की तरफ देखने लगा तो महिपति शाह को ऐसा लगा कि मूर्ति उसकी तरफ को घूर रही है। तो उसने क्या करा, क्रोध में आके एक आंख निकलवा दी। तो ये तीनों जब पाप हुए उसके, वो गया ब्राह्मणों के पास में कि इसका कुछ प्रायश्चित बताओ, मैंने इतने गलत काम कर दिए आत्मग्लानि से भरने के बाद। तो पंडित ने कहा कि आप 3 काम करो। पहला, पीपल के नीचे सुसाइड करना, पिघला हुआ सोना पी लो और युद्ध लड़कर ही मरना। तो अब ये देखेगा युद्ध किससे लड़े, कुमाऊं के साथ तो कोई विवाद है नहीं। तो कुमाऊं में उस समय कौन शासक थे, त्रिमल चंद, जिनको इन्होंने ही राजा बनवाया था शाम शाह ने। तो महिपति शाह क्या काम करेगा, कुमाऊं में युद्ध का निर्णय लेता है कि कुछ भी हो जाए कुमाऊं के साथ युद्ध करके ही मर जाऊंगा। तो 1634 में त्रिमल चंद के साथ में युद्ध करने की प्लानिंग करेगा। तो महिपति शाह त्रिमल चंद को युद्ध करने का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन त्रिमल चंद क्यों युद्ध करे, क्योंकि उसको तो राजा शाम शाह ने गद्दी पे बैठाया है। तो त्रिमल चंद युद्ध से मना कर देता है, किंतु महिपति शाह को तो प्रायश्चित करना था। वह सेना ले जाकर कोसी नदी के तट पर बैठ जाता है, त्रिमल चंद फिर भी नहीं आता। तो अब बेइज्जती करने के लिए महिपति शाह त्रिमल चंद के घर चूड़ी भिजवा देता है और बेइज्जती करता है। तो त्रिमल चंद फिर भी नहीं आता। अब महिपति शाह डायरेक्ट अटैक कर देता है। महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच 1634 में कोसी नदी के तट पर कुमाऊं युद्ध होता है, जिसके काकुआ मोड़ का युद्ध भी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें महिपति शाह को तो मरना था ही, उसमें मर गया। अब मोलाराम के अनुसार इस युद्ध में महिपति शाह और सेनापति बनवारी दास भी इस युद्ध में मारा गया, जबकि कवि देवराज विजय शर्मा के अनुसार इस युद्ध में महिपति शाह विजयी हुए। तो ये अलग अलग मत है, सर्वमान्य मत तो यही है कि महिपति शाह उस युद्ध में मारा गया। आगे, अर्ली जेसूट ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया के राइटर जो हैं सी वेसल्स, इस बुक में एंड्राडे का विवरण छपा है, जिसमें महिपति शाह के तिब्बत अभियान पर प्रकाश डाला और 3 बार अटैक का वर्णन मिलता है। तो ये बुक है अर्ली जेसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, किसकी है, सी वेसल्स की। एक दूसरी बुक है दी जेसूट एंड द ग्रेट मुगल्स, ये मैकलेंगन ने लिखी थी, इसी समय की है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।